नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पंचवर्षीय योजना के संबंध में। तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के तत्पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मन में एक विचार पर आया कि जो भारत को अब किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, मतलब क्या केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसे एक नई दिशा किस प्रकार दी जाए और केंद्र और राज्य मिलकर दोनों मिलकर एक ऐसा योजना तैयार करें जिस योजना से राज्य के निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के व्यक्तियों तक उस योजना का लाभ हो सके और भारत के विकास में अहम एक योगदान निभा सके। तो इन सभी बातों को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 15 मार्च 1950 को एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम योजना आयोग रखा गया। योजना आयोग कैसी निकाय है? तो योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। मतलब क्या, योजना आयोग जो है वह संवैधानिक निकाय नहीं है। मतलब यह हुआ कि योजना आयोग का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। तो फिर इसका गठन कैसे हुआ? तो इसका गठन विधि बनाकर इसका गठन किया गया, ना कि यह एक संवैधानिक संस्थान है। योजना आयोग का काम क्या था? तो योजना आयोग के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों से परामर्श करके एक प्रकार का ड्राफ्ट बनाया जाता था, जिस ड्राफ्ट में संबंधित राज्य से भी परामर्श लिया जाता था। संबंधित राज्य के वित्त मंत्रालय से, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों से उस राज्य के संबंध में जानकारियां ली जाती थी और केंद्र और राज्य दोनों की सामंजस्य से एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता था और उस ड्राफ्ट को योजना आयोग एनडीसी के पास प्रस्तुत करती थी। एनडीसी का मतलब यह हुआ नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, मतलब क्या, राष्ट्रीय विकास आयोग। इसके सामने योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया प्रारूप दिया जाता था और उस प्रारूप की समीक्षा एनडीसी के द्वारा किया जाता था। समीक्षा करने के तत्पश्चात उसे संसद में रखवाया जाता था। लेकिन जैसे ही मोदी जी की सरकार हुई, 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव के तत्पश्चात भारत में एक नई सरकार का प्रवेश हुआ या आगमन हुआ। तो नई सरकार के द्वारा किया क्या गया? तो योजना आयोग को समाप्त करने का प्रावधान लाया गया। मतलब क्या, योजना आयोग को समाप्त करके एक नया आयोग का गठन किया जाए। ऐसा नहीं कि एक नया आयोग बना, एक नया कार्यालय बना, वही आयोग है, बस उसका नाम बदल दिया गया। पहले उसका नाम था योजना आयोग, अब उसका नाम हो गया क्या? तो नीति आयोग। नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के भी उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती थी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा ही की जाती है। योजना आयोग के द्वारा 5 वर्षीय 5 ईयर प्लानिंग पंचवर्षीय योजना बनाया जाता था, जबकि इस नई सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया कि पंचवर्षीय योजना अब नहीं बनेगा। मतलब क्या, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अभी तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बना है। अब नीति आयोग के द्वारा 15 वर्षीय योजना बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब हमें देखना है पंचवर्षीय योजना के संबंध में, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इस तरह से कुल मिलाकर भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना आ चुका है और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक था। मतलब क्या, 2017 के बाद अभी कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुआ और इस पंचवर्षीय योजना के दरमियान कुछ ऐसा समय भी आया जिस समय कुछ आपदा के कारण, कुछ राजनीतिक कारण, कुछ आर्थिक कारणों के कारण हुआ क्या, पंचवर्षीय योजना को कहीं कहीं पर क्या किया गया, समय समय पर स्टॉप कर दिया गया। मतलब क्या, कुछ समयों के लिए बंद कर दिया गया। तो इस तरह से कुल 7 वर्ष। कैसे? तो 1966 से लेकर 1969 तक 3 वर्ष
लगातार पंचवर्षीय योजना नहीं चलकर यह एक वार्षिक योजना चली। फिर 78 से लेकर 80 तक और फिर 90 से लेकर 92 तक। तो कुल मिलाकर 7 वर्ष तक अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से पंचवर्षीय योजना अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है यह भारत में सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो अब हम देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 56 तक था और प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल जो था वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि कोई फॉर्मूला था, इसका मतलब यह हुआ कि इस पंचवर्षीय योजना के दरमियान इनके द्वारा जो सुझाव दिया गया उस सुझाव पर इस पंचवर्षीय योजना के तहत कार्य किया गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है। दूसरी बात, एग्जाम में पूछता है क्या कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर प्राथमिकता था, मतलब किस क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत सबसे अधिक प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा और कृषि क्षेत्र में भी चावल और गेहूं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा इस पंचवर्षीय योजना का। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों पर जोर दिया गया। आत्म संतुलन बनाने के लिए, खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब क्या, इन सभी बातों पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया। तो आपसे यहाँ से प्रश्न बनता है परीक्षा में, एग्जाम में, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो सबसे पहली बात तो यहाँ प्रश्न बना 1951 से लेकर 1956 तक। दूसरी बात, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर प्राथमिकता दिया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों पर, कृषि क्षेत्रों में भी दो उपज, कौन सा, तो गेहूं और चावल, इन दोनों पर सबसे अधिक जोर दिया गया। और इसकी विशेषता क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषता क्या है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रमुख विशेषता है 3 बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत। मतलब क्या, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत 3 प्रकार के प्रमुख पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। मतलब 3 प्रमुख योजना की शुरुआत की गई। कौन कौन सा योजना था। तो भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना जो सतलज नदी पर स्थित है। कौन सा परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना, यह किस नदी पर है जब पूछे आपसे, तो सतलज नदी पर। और यह कहाँ है, तो आप बोलेंगे पंजाब और हरियाणा। मतलब क्या, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है उसका संबंध पंजाब और हरियाणा से है। दूसरा, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। और तीसरा, हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना यह महानदी पर, मतलब क्या, यह उड़ीसा। दामोदर घाटी परियोजना यह दामोदर नदी पर। मतलब यह हुआ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपसे जब पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3 प्रमुख बहुउद्देशीय, किन 3 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत की गई, तो हम बोलेंगे पहला भाखड़ा नांगल परियोजना जो सतलज नदी पर है और इसका संबंध पंजाब और हरियाणा राज्य से है। दूसरा हम बताएंगे दामोदर घाटी परियोजना जिसका संबंध दामोदर नदी से है और यह झारखंड और बंगाल से संबंधित है। तीसरा हम बोलेंगे हीराकुंड बांध परियोजना जिसका संबंध महानदी से है और जो उड़ीसा से संबंधित है। तीसरी इसकी विशेषता क्या थी, तो अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को भारत में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम
चलाया गया। मतलब क्या, किसके सहयोग से? तो अमेरिका के सहयोग से। कब चलाया गया? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर का मतलब क्या आप लोगों को याद आता होगा? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू, सुनो विद्यार्थियों पुस्तक के लेखक, ग्रीन पंपलेट पुस्तक के लेखक, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक, हरिजन पत्रिका के लेखक, मतलब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और 2 अक्टूबर को ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम अमेरिका के सहयोग से 1952 में प्रारंभ किया गया। किन 3 परियोजनाओं के साथ? तो भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना। इन सभी की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। दूसरी बात, राज्यसभा का पहली बार गठन 13 राज्यसभा का पहली बार गठन क्यों? तो 51 से 56 में देखेंगे हम लोग, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, जबकि राज्यसभा का पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। मतलब क्या, 51 से 56 के बीच में कुछ अन्य जो घटना है उससे आपका हम संबंध करना चाहते हैं। मतलब 13 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया, जबकि 13 मई 1952 को क्या हुआ? तो राज्यसभा की पहली बैठक हुई। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक था। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर कार्य करता था। इसमें प्राथमिकता कृषि क्षेत्र पर दिया गया। इसके तहत 3 प्रकार के, मतलब 3 बहुउद्देशीय घाटी परियोजना शुरू किया गया। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत क्या किया गया? तो 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। और 1952 में ही राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ और 13 मई 1952 को राज्यसभा कार्य करना शुरू कर दिया। अब हम लोग देखते हैं इससे आगे। अब हम लोग देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही, मतलब क्या 1951 से 56 के दरमियान ही आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई और 51 से 56 के दरमियान ही प्रथम संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब हम लोग देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लानिंग 56 से 61, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1956 से लेकर 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्रों पर जोर दिया गया। मतलब क्या, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसे दी गई? तो इंडस्ट्रीज को, उद्योग क्षेत्रों पर जोर दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषता क्या? मतलब क्या, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दरमियान किन 3 बड़े उद्योगों का निर्माण किया गया? उद्योग के संबंध हम बताना चाहते हैं। यह शुरू से ही, इस समय तो महात्मा गांधी थे नहीं, महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को ही हो गई। शुरू से ही महात्मा गांधी जी का उद्देश्य था कि हम छोटे से, मतलब हम निम्न स्तर से हमें ऊपर तक जाना है, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी का उद्देश्य था कि हमें ऊपर से नीचे आना है। मतलब क्या, जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हो और उसमें बहुत सारे रोजगार उत्पन्न हो और बेरोजगार लोग उसमें काम करेंगे। जबकि गांधी जी का उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक घर में रोजगार हो, स्वरोजगार हो, जिससे क्या होगा, निम्न स्तर से, मतलब प्रत्येक घर में यदि उद्योग होगा तो इससे देश का विकास में अहम योगदान होगा। तो इन दोनों में इस बात को लेकर मतभेद था। और अभी हमें ध्यान देना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान किन 3 सार्वजनिक क्षेत्रों के लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान
राउरकेला जो उड़ीसा में है, और इस राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया। इससे पहले हम लोग देखे तो उड़ीसा से संबंधित हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर जो उड़ीसा में है, चिल्का झील, यह भी उड़ीसा में ही है। उड़ीसा को ओडिया बोला जाता है, हमें यह भी याद रखना है। मतलब क्या, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लाया गया? जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। दूसरी तो भिलाई इस्पात संयंत्र केंद्र, भिलाई इस्पात संयंत्र केंद्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लाया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र केंद्र जो है यह रूस के सहयोग से लगाया गया, और रूस की राजधानी है मॉस्को। और पूरा विश्व में कोरोना महामारी को लेकर रूस ऐसा दावा कर रहा है कि उसने सबसे पहले कोरोना का वैक्सीन बनाया है। 12 अगस्त को उसने अपना कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया। और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी, जो रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। भारत और रूस का संबंध एक अच्छा संबंध माना जाता है। भारत और रूस के बीच एक मित्रवत भावना है। तीसरा संयंत्र दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है यह कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। और यह किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो यह ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। पश्चिम बंगाल आप लोग जानते होइएगा 2011 की जनगणना के अनुकूल दूसरा जनघनत्व में सबसे बड़ा राज्य, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो बिहार है, लेकिन दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल ही है। पश्चिम बंगाल का जनघनत्व है 1028। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं धनखड़ जी, आप यह भी याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तो इन सभी बातों को हम लोग देख रहे हैं। ब्रिटेन मतलब क्या? इंग्लैंड की राजधानी मतलब क्या? लंदन। और लंदन जो है वह टेम्स नदी के तट पर स्थित है। और लंदन के ग्रीनविच से ही 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही पूरे विश्व में समय का निर्धारण होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर हमारा प्यारा भारत स्थित है। इस कारण से प्यारा भारत का समय 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पूर्व होने के कारण प्यारा भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। और लंदन की ही देन है, मतलब कि ब्रिटेन की ही देन है, अंग्रेज की ही देन है क्रिकेट। और इस कारण से क्रिकेट जो खेल है वह भारत में चरमोत्कर्ष पर है कबड्डी की तुलना में। जबकि कबड्डी हमारा प्राचीन खेल है और पारंपरिक खेल है, लेकिन अंग्रेज का शासन था हमारे ऊपर, और इस कारण अंग्रेजों ने क्रिकेट को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा दिलवाया। और इस कारण से क्रिकेट आज भारत में बहुत फलीभूत है, जबकि उसकी तुलना में कबड्डी जो है वो भारत में उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया, उतना नाम नहीं कमा पाया है इतना क्रिकेट। और वर्तमान में 1990 ईस्वी में लगभग कबड्डी को एशियाई गेम में, एशियाड में शामिल किया गया। कबड्डी में हमारा प्यारा भारत शुरू से ही वर्चस्व हासिल रखा है। तो हम लोग देख रहे हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान यह सारा घटना हमारे भारत में घटा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान 51 से 56 के दरमियान हम लोग यह देखेंगे क्या सब हुआ। तो 51 से 56 के दरमियान आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भी किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना तो वहीं कर दिया गया 1953 में ही। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य का हाईकोर्ट की स्थापना की गई। आंध्र प्रदेश राज्य की हाईकोर्ट की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई? तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान ही कल गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना भी हुई। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को किया गया। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना, यह दोनों राज्य जो है यह भारत का तटीय राज्य है। और भारत का सबसे पश्चिमतम छोर गुजरात है, भारत का सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश है, वालांगू। तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया। और हम लोग देखेंगे
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दरमियान ही बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1959 में जो रिपोर्ट दिया गया उसके तहत पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के बगदरी गांव में, कहाँ किया गया था, तो बगदरी गांव में क्या किया गया, तो बगदरी गांव में पंचायती राज का स्थापना किया गया। तो हम यह भी याद रखेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया, 1957 में। 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव में पंचायती राज की शुरुआत की गई या पंचायती राज का स्थापना किया गया। 1956 और 61 के दरमियान ही भारत में दूसरा वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष के संथानम थे। मतलब क्या, दूसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो के संथानम द्वितीय वित्त आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। 1956-61 के दरमियान ही हमारे प्यारे भारत में 7वां संविधान संशोधन, जो संशोधन 1956 में किया गया, यह भी कब किया गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया, जिसके तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। मतलब क्या, 7वां जो संविधान संशोधन है जो 1956 में हुआ था, जिसके तहत क्या किया गया, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना, मतलब क्या, 3-5 ईयर प्लानिंग योजना, पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1961 से लेकर 1966 तक रहा। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वह किस पर था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल सुखमय चक्रवर्ती पर था। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर तृतीय पंचवर्षीय योजना कार्य कर रहा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्षेत्र क्या था, तो पहली का था क्या, कृषि, दूसरा का क्या था, उद्योग, और तीसरा में क्या कर दिया, दोनों को मिला दिया गया, मतलब कृषि प्लस उद्योग। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिकता क्षेत्र था वह है क्या, कृषि और उद्योग क्षेत्र पर ध्यान देना तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता था। अब इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता में देखेंगे, पहला विशेषता उद्योग के लिए, क्योंकि क्या बोला, उद्योग क्षेत्र के लिए। तो उद्योग क्षेत्र के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान ही 1 जुलाई 1964 को IDBI बैंक की स्थापना की गई। कब की गई, तो 1 जुलाई 1964 ईस्वी को IDBI बैंक की स्थापना की गई। दूसरा काम क्या किया गया उद्योग क्षेत्र में, 1965 में बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र जो है वह झारखंड राज्य में है। और यह किस देश के सहयोग से बनाया गया है, तो यह रूस के सहयोग से बनाया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस में वर्तमान में कोरोना महामारी को लेकर कोरोना वैक्सीन को तैयार करने का दावा किया गया है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी। कृषि के क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, तो कृषि के क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1965 में FCI की स्थापना की गई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1965 में FCI की स्थापना की गई। 1965 में ही APC का पूरा नाम क्या होता है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। APC का गठन किया गया किसके लिए, तो वस्तुओं का, अनाज का क्या किया गया, दाम का निर्धारण करने के लिए। लेकिन 1985 में, 1965 में गठन किया गया और 1985 में APC का नाम बदलकर CACP क्या कर दिया गया, CA मतलब क्या, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, CP कॉस्ट एंड प्राइस, क्या कहा गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP का पूरा नाम है। तो आपसे कभी पूछा जाए APC का नाम बदलकर CACP कब कर दिया गया, 1985 में। CACP का पूरा नाम क्या है, तो C का मतलब क्या, कमीशन फॉर, ए मतलब क्या, एग्रीकल्चर, उसे क्या, कॉस्ट एंड प्राइस। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दरमियान ही भारत में UTI की भी स्थापना की गई। UTI की स्थापना 1964 में किया गया। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1964 में किया गया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना भी 1964 ईस्वी में ही किया गया। तो हम लोग देखते हैं क्या, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक, 1961 से लेकर 1966 तक।
इसका मॉडल क्या था? तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। इसका प्राथमिकता क्षेत्र क्या था? प्राथमिक क्षेत्र क्या था? कृषि व उद्योग, मतलब कृषि और उद्योग दोनों मिलाकर। इसमें क्या सब किया गया? तो इसमें क्या किया गया? आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई। 1965 में एफसीआई की स्थापना की गई। 1965 में बोकारो स्टील प्लांट लॉ जो झारखंड में है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। 1964 में आईओसी की स्थापना की गई। 1964 में यूटीआई की स्थापना की गई। 1964 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। लेकिन हुआ क्या अब? तो इस योजना मतलब कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को विफल योजना के नाम से भी जाना जाता है एक तरह से, और इसी ट्रिकल डाउन थ्योरी भी इस योजना को कहा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना को क्या कहता है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना को ट्रिकल डाउन थ्योरी भी कहा जाता है इस योजना को। इस योजना का विफल होने का कारण क्या है? तो इस योजना का विफलता का कारण है 1962 में भारत और चीन के बीच 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के कारण, और आपको पता होगा 1962 में जब भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था तो हमारे प्यारे भारत में सबसे पहली बार नेशनल इमरजेंसी भी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी, जिसका वर्णन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 में किया गया है। उसके तहत इंडिया में पहली बार नेशनल इमरजेंसी घोषणा कब की गई? तो भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी घोषणा भी 1962 में भारत और चीन युद्ध के बीच किया गया। भारत और चीन के बीच हाल के समय में गलवान घाटी को लेकर विवाद का समस्या बना हुआ है, और बॉर्डर पे सीमा पर भारत और चीन के बीच सैनिकों में भी हाल ही में झड़प भी हुआ है। और चीन को पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का जन्मदाता मनाता है। कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया। 19 का मतलब यह 2019 में आया था। तो इस कारण से कोरोना महामारी को जब भी पूछे कोविड-19 का नाम किसने दिया, तो WHO का, और WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधनोम। WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, पहली बार भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? तो पहली बार भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया? तो 1965 ईस्वी में। और उसी में 1965 में ही भारत में भीषण अकाल आई, भूखमरी आई, ऐसी भूखमरी आई कि आदमी दाना दाना के लिए भारत में तरस रहा था। तो इन सभी परिस्थितियों के कारण यह जो पंचवर्षीय योजना था, यह पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल कहिए या सक्षम पंचवर्षीय योजना, इस पंचवर्षीय योजना को नहीं कहा जा सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। अब हम लोग देखते हैं प्रथम योजना अवकाश। प्रथम योजना अवकाश जो है वह 1966 से 1969 तक का जो अवकाश था उसे प्रथम योजना अवकाश बोला जाता है। इस समय प्राथमिकता दिया गया कृषि उत्पादन दर में वृद्धि करना। मतलब क्या? प्रथम योजना अवकाश में किस पर बल दिया गया? तो कृषि उत्पादन दर में वृद्धि करना। 1966 में आप सबको पता होगा, 1966 में ही हमारे देश के प्यारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो निधन का जो तरीका है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कभी बोला जाता है दूध में जहर दे दिया गया, जो भी हो वो घटना एक अलग चीज़ है। तो उनकी मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, आपको यह भी याद रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री ही भारत पाकिस्तान युद्ध के समय क्या किए थे? एक प्यारा सा नारा दिए थे। वह नारा आप लोगों को बताना है क्या कि लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा कौन सा एक नारा दिया गया था, यह बताना आपको। अब हम देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। 1966 से 67 के बीच भारत में हरित क्रांति लाया गया। कब लाया गया? 1966 से 67 के बीच भारत में हरित क्रांति पर जोर दिया गया। क्यों जोर दिया गया? क्योंकि 65 में आप देख लें भीषण अकाली हो गई, तो इस कारण से हरित क्रांति पर प्रेशर दिया गया, जिससे यह हो क्या हो, अन्न का जो है वह उपज हो और आदमी की भुखमरी कमी हो। इस हरित क्रांति के दरमियान गेहूं और चावल पर सबसे अधिक
जोर दिया गया। हरित क्रांति का जनक पूरा विश्व में नॉर्मल बोरलॉग जी हैं, जबकि प्यारे भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी हैं। जून 1966 में दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। अब आपसे पूछे कोई मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन कब हुआ, तो मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन 1949 सितंबर 1949 में मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन हुआ। मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन कब हुआ, जून 1966 में। और मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ, तो मुद्रा का तीसरी बार जो है वह अवमूल्यन आपको कब किया गया, तो जुलाई 1991 ईस्वी में मुद्रा आयोग का मतलब क्या मुद्रा का तीसरी बार व अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। तो हम लोगों ने इस योजना अवकाश को भी तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो योजना अवकाश चला उसे हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं चौथा पंचवर्षीय योजना। 4 ईयर मतलब क्या, चौथी पंचवर्षीय मतलब 5 ईयर प्लानिंग योजना। तो चौथा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक रहा। और चौथा पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वह अशोक रुद्र मॉडल, गॉडगिल मॉडल और एलन व्हील मॉडल के आधार पर चौथा पंचवर्षीय योजना आधारित था। इसमें प्राथमिकता किस क्षेत्र पर दिया गया, तो चौथा पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया स्थिरता के साथ आर्थिक विकास में। मतलब क्या, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास के दर में इस चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या दिया गया, प्राथमिकता दिया गया। इस चौथी पंचवर्षीय योजना की विशेषता क्या है, तो 19 जुलाई 1969 को इस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वह लोकसभा का सदस्य नहीं थी। और इंदिरा गांधी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा के सदस्य थे। जिस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, वह भी राज्यसभा सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। तो जब भी पूछे आपसे एग्जाम में, परीक्षा में, कि इंदिरा गांधी जब पहली बार भारत प्रधानमंत्री बनी तो वह किस सदन की सदस्य थी, तो वह राज्यसभा सदन की वह सदस्य थी। तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब क्या, जिस बैंक की पूंजी लगभग 50 करोड़ थी, उन सभी बैंकों को मिलाकर 14 बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया, मतलब क्या राष्ट्रीयकरण किया गया। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 19 जुलाई 1969 को किया गया। और जिस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय RBI के अध्यक्ष कौन थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, जबकि बैंकिंग अधिनियम 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया और उसका राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उस समय कौन थे जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष LK झा, मतलब क्या झा जी उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। अब हम लोग देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के दरमियान भारत में सर्वाधिक कृषि उत्पादन हुआ। मतलब क्या, भारत में सर्वाधिक कृषि उत्पादन, कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इंडिया में सबसे अधिक कृषि के क्षेत्र में वृद्धि हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना के दरमियान ही हिमाचल प्रदेश राज्य के हाईकोर्ट की स्थापना भी की गई। 1971 में सेल की स्थापना भी 1974 में की गई। और सेल की जो स्थापना है वो 1974 में हुई। सेल का पूरा नाम है क्या, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना 1974। HPCL की भी स्थापना कब की गई, 1974। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों की स्थापना कब की गई, तो इन 3 राज्यों की स्थापना 1972 में की गई। और ये तीनों के तीनों राज्य कहाँ हैं, ये तीनों के तीनों राज्य भारत के पूर्वोत्तर में हैं। मतलब क्या, भारत के पूर्वी स्टेट, मतलब क्या 7 सिस्टर, जिन 7 राज्यों को बोला जाता है उनमें से ये 3 राज्य हैं।
सेवन सिस्टर में पूर्वोत्तर राज्यों में से कौन सा राज्य नहीं शामिल है? कभी कभी एग्जाम ऐसा ही प्रश्न बनता है। तो पश्चिम बंगाल सेवन सिस्टर राज्यों में से राज्यों में शामिल नहीं है। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा हाई कोर्ट की स्थापना जो है यह 2013 में किया गया, हमें यह भी याद रखना है। त्रिपुरा जो है यह तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ एक राज्य है, हमें यह भी त्रिपुरा से याद रखना है। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही या इसी पंचवर्षीय योजना के दरमियान एमआरटीपी एक्ट कब बनाया गया? तो 1969 में बनाया गया। एमआरटीपी एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एमआरटीपी एक्ट का पूरा नाम है। जबकि प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वह काम करना शुरू किया कब से? तो वह काम करना शुरू किया 2002 से। तो दोस्तों आज हम लोग पंचवर्षीय योजना में 4 पंचवर्षीय योजना तक देखने का प्रयास किए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह पंचवर्षीय योजना जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं समझने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद। तो अब हम लोग देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब क्या? 5 ईयर प्लानिंग। इसका कार्यकाल जो था 1974 से 1978 तक, जबकि इसका कार्यकाल 1974 से 1979 होता, क्योंकि 5 साल कहने का मतलब है। लेकिन हुआ क्या इस दरमियान? 1977 में गवर्नमेंट गिर गई। किनकी गवर्नमेंट थी? तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल भी शक्ति स्थल कहा जाता है, जो दिल्ली में स्थित है। और इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरने का मुख्य कारण क्या था? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में जो मुख्य वजह बनी, वैसे बहुत सारे कारण थे लेकिन मुख्य जो कारण थे वह था 1975 में आपातकाल लगाना ही उनका सबसे गलत स्टेप था, ऐसा बोला जाता है। क्यों? तो आपातकाल के दरमियान उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप अपनाया और अपने मन से उन्होंने रात के 12 बजे 25 या 26 जून या जुलाई की रात थी, जाके उन्होंने रेडियो से अनाउंस किया कि राष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं कि देश में आपातकाल लगाया जाता है, इससे आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। और अर्ली मॉर्निंग सभी प्रेस, सभी हाई कोर्ट बंद करा दिया गया, सभी पेपर, सभी कल कारखाने बंद करा दिए गए और जहाँ जहाँ नेता को देखा जाता था, भीड़ को देखा जाता था, उन सबको अरेस्ट किया जाता था। इस आंदोलन में अहम भूमिका हमारे बिहार के जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा क्या किया गया? लागू किया गया, मतलब क्या फॉलो किया गया, मतलब क्या नेतृत्व किया गया। और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को देखकर ही इंदिरा गांधी जी डरी सहमी, उन्हें अपने कुर्सी जाने का डर लग रहा था। तो इस कारण उन्होंने 1975 में क्या किया? इमरजेंसी लगाया, जिस कारण से 1977 में उनकी सरकार गिरी और उनकी सरकार गिरने के तत्पश्चात तुरंत बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी। जनता पार्टी कहने का मतलब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से कतई नहीं है। उस समय जितने भी छोटे छोटे क्षेत्रीय से जो पार्टी थे वो सभी पार्टी एक मिलकर एक नया नाम दिया जनता पार्टी। और जनता पार्टी के द्वारा 1977 में जो नया इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में नई गवर्नमेंट बनाई गई और नई गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई जी, उस समय देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। मोरारजी देसाई जी के द्वारा जैसे वो प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा किए गए जितने भी कुछ मतलब क्या और प्रभावहीन जो कार्य किया गया था उनके द्वारा, उन सभी कार्यों को बदल दिया गया। और इनके द्वारा मतलब क्या मोरारजी देसाई जी के द्वारा 1978 में 44 अमेंडमेंट लाकर बहुत सारा प्रावधान भारतीय संविधान में बदल दिया गया। तो हम अब देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? गरीबी उन्मूलन को दूर करना, मतलब क्या? गरीबों का विकास करना, गरीबी को भारत से हटाना, यही 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य काम था, मुख्य क्षेत्र था। इसकी विशेषता क्या थी? 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान किसके द्वारा दिया गया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया। और इंदिरा गांधी संबंधित यदि और प्रश्न देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी को 1971 में भारत रत्न भी दिया गया था और ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी और यह देश की पहली प्रधानमंत्री भी बनी जो पद पे रहते हुए अपने नाम की अनुशंसा की। 1975 में
20 सूत्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई भारत के कुल 5 शहरों में। और आपातकालीन घोषणा 1975 में की गई। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई। अब क्या हुआ, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश जो रखा गया, इस अवकाश को रोलिंग प्लान बोला गया। मतलब क्या? अनवरत योजना। उसको प्रथम अवकाश बोला गया था। अवकाश योजना कौन सा? जब वो योजना हुआ था 66-69 तक। दूसरी बार जब अवकाश हुआ, इसको बोला क्या? रोलिंग प्लान। मतलब क्या? अनवरत योजना, जो 1978 से 1980 के बीच रही। अभी तो हम बताए थे, इस दरमियान जनता पार्टी की सरकार बनी, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी। और इसी योजना के दरमियान ही भारत सरकार द्वारा 1978 अमेंडमेंट लाया गया संसद भवन में। गुन्नार मिडल, मतलब क्या? अनवरत योजना जो है वह किस मॉडल पर आधारित था? यह गुन्नार मिडल मॉडल पर आधारित था। और इसके प्रतिपादक कौन थे? तो डी.टी. लकरवाला इसके प्रतिपादक थे। और 15 अगस्त 1979 ईस्वी को 1979 को क्या किया गया? ट्राइसेम योजना की शुरुआत की। कब की गई? तो 15 अगस्त 1979 ईस्वी को। अब हम लोग देख रहे हैं छठी पंचवर्षीय योजना, FYP 5 ईयर प्लानिंग 1980-1985। इसका मॉडल था क्या? आगत निर्गत मॉडल पर छठी पंचवर्षीय योजना आधारित था। छठी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता शिक्षा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम पर इसमें क्या दिया गया? बल दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना का जो विशेषता था, वो विशेषता यह था 2 अक्टूबर 1980 ईस्वी को IRDA की स्थापना की गई। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 अप्रैल 1982 को एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। और छठी पंचवर्षीय योजना के दरमियान ही गरीबी का जो निर्धारण था वह कैलोरी के आधार पर किया जाना शुरू कर दिया गया। मतलब क्या? यदि हम एक शब्द में बोले तो छठी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1980 से 85 मॉडल आगत निर्गत मॉडल पर प्राथमिकता निर्धनता उन्मूलन के क्षेत्र में प्राथमिकता। 2 अक्टूबर 1980 को IRDA की स्थापना। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और वहां पर कहाँ? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। LK झा उस समय क्या थे? तो LK झा उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। और इस समय कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर IG 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हुआ था, तो इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे IG। मतलब क्या? गवर्नर यह थे। और 1 अप्रैल 1982 ईस्वी को क्या किया गया? तो एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। और गरीबी का जो निर्धारण है वह कैलोरी के आधार पर किया जाने लगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1985 से 1990 तक रहा। और इसमें प्राथमिकता दिया गया रोजी रोटी एवं उत्पादकता पर बल दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया? तो रोजी रोटी एवं उत्पादकता पर बल दिया गया। इसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को सेबी की स्थापना की गई। कब की गई सेबी की स्थापना? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब की गई? तो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को। 1 सितंबर 1986 ईस्वी को पोस्ट विभाग, मतलब पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब की गई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब की गई? तो 1986 ईस्वी में। द्वितीय योजना अवकाश मतलब क्या? प्रथम योजना अवकाश कब हुआ था? तो 66 से 69। और रोलिंग प्लान कब हुआ था? तो 78 से 80। और अभी यहाँ क्या चल रहा है? तो यहाँ चल रहा है आपको क्या? तो द्वितीय योजना अवकाश 90 से 92। तो इस दरमियान हम देखेंगे द्वितीय योजना अवकाश में क्या हुआ था। तो 24 जुलाई 1991 ईस्वी को आर्थिक सुधार, मतलब क्या? आर्थिक सुधारों का दौर प्रारंभ हुआ। कब हुआ? तो 24 जुलाई 1991 ईस्वी को भारत में उदारीकरण का भी दौर आया। और उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। दूसरी बात, 24 जुलाई 1991 को ही केंद्र सरकार द्वारा 5वीं औद्योगिक नीति अपनाया गया। क्या किया गया था? 24 जुलाई 1991 ईस्वी को केंद्र सरकार द्वारा 5वीं औद्योगिक नीति कब अपनाया गया? तो योजना अवकाश के दरमियान। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 92 से 97। और इसमें बल दिया गया मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। और 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल योजना के रूप में जानी जाती है। कौन सी योजना? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल योजना के रूप में जानी जाती है। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है
उसका कार्यकाल 1997 से 2002 तक है और इसमें बल दिया गया स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया। मतलब क्या, 9वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक है और इसमें बल दिया गया स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया। तो अब हम लोग आज जहाँ तक देखे हैं, मतलब क्या पंचवर्षीय योजना के संबंध में आज हम लोग जहाँ तक देखे हैं, आपसे यहाँ से जितना भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं, इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न बनता है। लेकिन सबसे प्रमुख है पहला, दूसरा, पांचवा, पहला, दूसरा और पांचवा और तीसरा, ये सब हम लोग याद रखेंगे। और एक पंचवर्षीय योजना जो याद रखना है वह है कौन सा, वह है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो अब हम लोग लिखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं FYP। तो अब हम लोग देखते हैं, अब बहुत छोटा छोटा है, मतलब क्या इस सबसे प्रश्न नाम मात्र ही पूछा जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 और इसमें किस पर बल दिया गया, तो समावेशी विकास पर 10वीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान बल दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, इस 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना को आपको याद रखना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य रखा गया 8%, लेकिन प्राप्त हुआ कितना, तो 7.9%। सभी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुआ यदि पूछा जाए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि लक्ष्य रखा गया कितना 8% और प्राप्त हुआ कितना, तो 7.9%। मतलब क्या, लगभग बराबर ही प्राप्त हो गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बल किस पर दिया गया, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सतत समावेशी तीव्र विकास पर बल दिया गया। सतत समावेशी तीव्र विकास पर किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बल दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय सामुदायिक सेवाओं पर, 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में सर्वाधिक व्यय जो है वह कहाँ किया गया, तो सामुदायिक सेवाओं पर सर्वाधिक व्यय किया गया, खर्च किया गया। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तीव्र सतत समपोषीय समावेशी विकास पर बल, तीव्र सतत समपोषीय समावेशी विकास पर बल दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आर्थिक वृद्धि दर रखा गया प्रारंभ में 9%, बाद में कर दिया गया कितना 8%, लेकिन यह वृद्धि दर प्राप्त कितना हुआ, अंतोदगत हुआ, तो 7.6% 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, प्राप्त हुआ। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4% की दर से कृषि में समृद्धि हुई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत की दर से कृषि में समृद्धि हुई, तो 4% की दर से कृषि में समृद्धि हुई। तो इस तरह से हम लोग पंचवर्षीय योजना को, आज पूरा पंचवर्षीय योजना को हम लोग देखने का प्रयास किए। और आपको इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं को याद नहीं रखना है, बस जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 11वां, 12वां और जो अवकाश वाला है, रोलिंग प्लान है, उसे आपको सिर्फ याद रखना है, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछता है। लेकिन 12वां और 11वां इन दोनों का आपको विकास रेट भी, मतलब क्या वृद्धि दर भी आपको याद रखना है, कितना लक्ष्य रखा गया और कितना प्राप्त हुआ। इन दोनों पंचवर्षीय योजना के अलावा किसी भी पंचवर्षीय योजना का विकास दर क्या रखा गया या कितना प्राप्त हुआ नहीं पूछा जाता है। तो इस कारण से आप पूरा पंचवर्षीय योजना ही नहीं याद कीजिए, जो मुख्य बातें हैं आप वही याद कीजिए। और बात रही कि यह किसके एग्जाम में काम देगा, यह सभी के एग्जाम में काम देगा। मतलब क्या, यह जो इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं, इंटर के छात्र हैं या बीए के छात्र, उन्हें भी काम देगा और ये कंपटीशन के छात्रों को भी यह पंचवर्षीय योजना काम देगा। तो इस प्रकार आज हम लोग पंचवर्षीय योजना को देखने का प्रयास किया। धन्यवाद।